जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप लोग पिछली क्लास पढ़े भी होंगे और रिवीजन भी किए होंगे। तो आइए आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के चर्चा करते हैं। कौन कौन से करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लिखना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि कौन कौन से हैं जो पेपर में पूछे जाने की संभावना है। तो लिखना पहले करंट अफेयर्स कि हाल ही में बाओबाब पेड़ समाचार के सुर्खियों में रहा, या किस देश में पाया जाता है। तो लिखना हाल ही में बाओबाब पेड़ सुर्खियों में रहा, यह किस देश में पाया जाता है। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग अफ्रीका और मेडागास्कर देश में पाया जाता है। अगला पॉइंट ध्यान में रखना कि बाओबाब पेड़ की विश्व में कुल 8 प्रकार की प्रजातियां हैं। विश्व में इसकी कुल 8 प्रकार की प्रजाति है। 8 प्रकार की प्रजाति है। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि इस पौधे को भारत में गोरख इमली के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट इस पौधे में लिखिएगा कि ये पतझड़ वन है। किस प्रकार का वन है? तो पतझड़ प्रकार का वन है। पतझड़ प्रकार का वन है। चौथा पॉइंट आप लोग, पांचवा पॉइंट ध्यान में रखना कि सबसे लंबी आयु का पौधा है। सबसे लंबी आयु का पौधा है। सबसे लंबी आयु का पौधा है। अब एक चीज ये देखिएगा आप लोग कि जो 8 प्रकार की प्रजाति है, मान लो कोई एक ऐसा विशेष क्षेत्र है जहां पर जितने प्रकार के जैव विविधता पाए जाएगी, मतलब जितने ही अन्य प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाएंगे, वहां पर क्या होगी? जैव विविधता अधिक होगी। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे देखिएगा ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो इसके मध्य में तापमान भी क्या होगा? अधिक होगा। जल का वाष्पीकरण भी क्या होगा? अधिक होगा। जहां पर जल का वाष्पीकरण अधिक होता है वहां पर बादल क्या करेंगे? वर्षा अधिक करेंगे। तो भाई तुम लोग बताइएगा कि जहां पर जल अधिक होगा, जहां पर वर्षा अधिक होगा, तो वहां पर वन बताओ अधिक होंगे कि नहीं? अगर वन अधिक होंगे तो बताओ जीव जंतु
और पेड़ पौधे में क्या होगी, अधिकता होगी। अभी जब ये अधिकता होगी तो यहाँ पर जैव विविधता क्या होगी, जैव विविधता क्या होगी, अधिक होगी, अधिक होगी। तो भाई विषुवत रेखीय प्रदेश में जैव विविधता क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक पॉइंट पूछ सकता है कि विषुवत रेखा से जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी पोल की तरफ जाओ, चाहे साउथ पोल की तरफ जाओगे, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता में क्या देखी जाती है भाई, कमी देखी जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना कि विषुवत रेखीय प्रदेश से ध्रुवों की ओर जाने पर, मैं लिखे दे रहा हूँ लिखना, विषुवत विषुवत रेखीय प्रदेश से ध्रुव की ओर जाने पर, ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता जैव विविधता जैव विविधता में कमी पाई जाती है, में कमी पाई जाती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि भाई अगर ध्रुव से आप लोग विषुवत रेखा की ओर आओगे तो बताओ वहां पर जैव विविधता में क्या देखी जाएगी, वृद्धि। अगर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो जैव विविधता में कमी पाई जाएगी, लेकिन अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो वहां पर जैव विविधता में क्या होगी, अधिकता मिलेगी। ध्यान में आ गया, चलो अच्छी बात है, लिखिएगा आप लोग। दूसरे करंट अफेयर्स लिखिए कि हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रहा रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में है, बेटे इसको लिखिएगा। हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रहा रणथंभौर नेशनल पार्क हाल ही में रणथंभौर नेशनल पार्क समाचार की सुर्खियों में रहा या किस राज्य में स्थित है, यहाँ किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग, राजस्थान। इसका उत्तर लिखिएगा राजस्थान। अगला, जो रणथंभौर नेशनल पार्क है इसके उत्तर में बनास नदी तथा दक्षिण में चंबल नदी प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट कि जो रणथंभौर नेशनल पार्क है अरावली श्रेणी एवं विंध्य श्रेणी के संगम पर स्थित है। एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे प्राचीन अवशिष्ट
अवशिष्ट पर्वत का है, दुनिया की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। अच्छा, ये विंध्य श्रेणी है, इससे कुछ पॉइंट लिखिएगा कि विंध्य श्रेणी से लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और इस लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग लिखना, ताज लिखना, आगरा का किला, आगरा का किला, दिल्ली का किला, दिल्ली का लाल किला, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाहौर और प्रयागराज, इलाहाबाद का, इलाहाबाद का किला में किया गया। तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किस में किया गया है? तो आगरा का किला है, दिल्ली का लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है और इलाहाबाद का किले में इस पत्थर का प्रयोग किया गया है। लिख गया? अच्छा, ये पत्थर आया है तो एक पॉइंट ध्यान में रखना, जब भी प्राचीन इतिहास आप पढ़ोगे तो उसमें एक तुमको मिलेगा प्रस्तर युग, प्रस्तर युग, इसी को बोलते हैं पाषाण काल, पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से है? पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? आग की खोज हुई थी, आग की खोज हुए थे। मध्य पाषाण काल में अस्थाई जीवन, अस्थाई जीवन के साक्ष्य मिले थे। और नवपाषाण काल में कृषि एवं पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि एवं पहिए का आविष्कार हुआ था। अगले करंट आप लोग लिखिएगा बेटे, इसको लिखिएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई? लिखना, हाल ही में, हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस शहर में, किस शहर में डबल डेकर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक बस सेवा, बस सेवा शुरू किया गया, शुरू किया गया? तो इसका उत्तर लिखिएगा लखनऊ, इसका उत्तर लिखिएगा लखनऊ। अब लखनऊ से पहला पॉइंट लिखना कि भारत का पहला एआई सिटी, भारत का पहला एआई शहर किसे घोषित किया गया है? तो लखनऊ को। अगला लखनऊ में लिखना, भारत का पहला, भारत का पहला सौर
सौर संग्रहालय, सौर संग्रहालय कोष्टक में नौसेना लिख लेना। नौसेना सौर संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में। अगला, लखनऊ में कुकरेल पार्क है, कुकरेल पार्क। और इस पार्क क्यों चर्चा में आया था, ध्यान रखना। जर्मनी के तर्ज पर, जर्मनी के तर्ज पर नाइट सफारी, नाइट सफारी स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। अगला, जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ है भाई? जनेश्वर मिश्र पार्क यहीं पर है। अगला, ग्रीन पार्क कहाँ पर है? ग्रीन पार्क यहीं पर है। अगला, डॉग पार्क कहाँ है? डॉग पार्क कहाँ है? तो यहीं पर है, लखनऊ में लिखना। पहला मानव डीएनए केंद्र, पहला मानव डीएनए केंद्र है। अगला, राष्ट्रीय राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र, विश्व अनुसंधान अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है। अगला, नवाबों का शहर, नवाबों नवाबों का शहर। अगला पॉइंट, चिकन कारीगरी, चिकन कारीगरी चित्रकला, कारीगरी चित्रकला कहाँ का है? तो लखनऊ का। जरदोजी चित्रकला कहाँ की है? लखनऊ की। जरदोजी चित्रकला कहाँ की है? लखनऊ की। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखना, ये चिकन कारीगरी है, जरदोजी है। अगर पूछ ले कलमकारी कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है। लिखना, कलमकारी कहाँ की है? कलमकारी कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की है। लेकिन अगर पूछ ले कि मंजूषा चित्रकारी कहाँ की है? मंजूषा चित्रकारी कहाँ की है? तो ये है भाई बिहार की। ये कहाँ की है? बिहार की। अभी मैं पिछली क्लास में तुमको लिखाया था, सोहराई चित्रकला कहाँ की है? सोहराई चित्रकला कहाँ की है? चित्रकला कहाँ की है? तो लिखना झारखंड की है, झारखंड की। अगर बड़ी ठड़ी चित्रकला पूछ ले तो राजस्थान, बड़ी ठड़ी चित्रकला कहाँ की है? राजस्थान, राजस्थान। अगर बूंदी चित्रकला पूछ ले, बूंदी चित्रकला पूछ ले, तो ये कहाँ की होगी? राजस्थान की, राजस्थान। तो ये कुछ पॉइंट लिख लेना आप लोग स्टैटिक के रूप में। अगले करंट आप लोग लिखिएगा कि हाल ही में किस देश में मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मेटे इसको लिखिए, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है? लिखना, हाल ही में, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग
आयोग के सभी सदस्य इस्तीफा या अपने पद से इस्तीफा दे दिए या पद मुक्त हो गए हैं, दे दिए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा आप लोग बांग्लादेश। इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में एक पॉइंट लिखना कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा होने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। लिखना त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट लिखना कि भारत और बांग्लादेश के मध्य भारत व बांग्लादेश के मध्य जीरो लाइन रेखा खींची गई है। जीरो लाइन रेखा खींची गई है। अगला पॉइंट लिखना कि भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो लिखना बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य अब वो कौन कौन से हैं लिखिएगा। पहला पश्चिम बंगाल। दूसरा लिखिएगा असम। तीसरा लिखिएगा मेघालय। चौथा लिखिएगा त्रिपुरा और पांचवा लिखिएगा मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश में लिखना और पश्चिम बंगाल सबसे लंबे सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। अच्छा, मानवाधिकार आयोग आया है तो 1-2 पॉइंट लिखिएगा कि 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। दूसरा 1948 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। की गई थी।
तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये अपनी करंट अफेयर्स थी। अच्छा, मेरा कुछ सवाल है, जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो उनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मानव के कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनको मानवाधिकार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मैं आप लोगों को हिंट्स दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वे सारे अधिकार जो व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, मतलब जन्म के दौरान ही उन्हें वो अधिकार प्राप्त हो जाता है, और उन अधिकार का उल्लेख हो सकता है कि संविधान में ना किया गया हो और हो सकता है किया भी गया हो। तो उन अधिकारों का आप कमेंट करके जिक्र करिएगा, कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं। जय हिंद बच्चों।